कभी कभी जिंदगी हमें उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां मदद करना सिर्फ इंसानियत नहीं बल्कि प्यार की शुरुआत बन जाता है। दिल्ली की नम हवा और जुलाई की वह बरसात। सेंट्रल पार्क के किनारे एक पतली सी लड़की रिया फुटपाथ पर बैठी थी। आंखें सूजी हुई, गोद में कुचली हुई एक पॉलीथीन, दो जोड़ी कपड़े, एक पुरानी डायरी। अभी आधे घंटे पहले ही उसे बुटीक से निकाल दिया गया था। कस्टमर से ढंग से बोलना नहीं आता, कल से मत आना। मैनेजर का ठंडा फैसला उसके कानों में अभी भी गूंज रहा था। बारिश थोड़ी थमी ही थी कि अचानक गली के मोड़ से चीख उठी, काटती हुई घबराहट से भरी, बचाओ, कोई है, बहुत खून बह रहा है। भीड़ देखते ही देखते उमड़ पड़ी। किसी ने मोबाइल निकाला, किसी ने कहा, एम्बुलेंस को फोन करो, पुलिस केस है, हाथ मत लगाओ। रिया एक पल के लिए जमी रही। अगले ही पल उसके पांव खुद ब खुद दौड़ पड़े। फुटपाथ के किनारे सड़क से लगी गटर जैसी जगह में खून से सना एक आदमी छटपटा रहा था। उम्र कोई 28 से 30, माथे पर गहरा घाव, दाईं टांग के पास सूजन, सांस तेज, आंखों में डर। भैया, आंखें खुली रखो, बस अभी अस्पताल चलते हैं। रिया ने अपने फटे बैग से रुमाल निकाला, घाव पर कसकर बांधा, कंधे से सहारा दिया। पास खड़े ऑटो वाले ने माथा सिकोड़ा, मैडम, ये तो पुलिस वालों का झंझट है, मैं नहीं। रिया की आवाज भीग कर भी सख्त हो गई। अगर आपकी बहन होती तो भी मना करते। वो पल था। ड्राइवर ने निगाह झुका ली। ऑटो रुकवाया। भीड़ अब भी रिकॉर्ड दबा रही थी। मदद एक लड़की कर रही थी। सी के बिरला अस्पताल की इमरजेंसी तक का रास्ता अनंत लग रहा था। आदमी बार बार आंखें मूंदने लगता। रिया हर बार झुककर कान में कहती, सुनिए, नाम क्या है आपका? आरव। ठीक है, आरव, आंखें बंद नहीं करनी है। 5 मिनट, बस 5 मिनट। उसकी अपनी हथेलियां कांप रही थीं, मगर आवाज ठहरी रही। अस्पताल पहुंचते ही रिया ने इमरजेंसी को पुकारा। खून बह रहा है, सिर पर गहरा घाव है। डॉक्टर दौड़े, स्ट्रेचर आया, आरव को भीतर ले जाया गया। रिया की शर्ट बारिश और खून से एक सी लग रही थी। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। 1 मिनट भी देर होती तो रिस्क बढ़ जाता। 22 टांके लगेंगे। दाईं टांग में फ्रैक्चर है। दवाइयों की लिस्ट लंबी थी। रिया ने भीगी उंगलियों से अपनी पॉलीथीन टटोली। सब कुछ दवा काउंटर पर रख दिया। बाकी? फार्मासिस्ट ने पूछा। रिया ने धीरे से कहा, कृपया पहले यह दे दीजिए, बाकी मैं मैनेज कर लूंगी। रात ढलती गई। 1 बज रहे थे। इमरजेंसी के बाहर वाली ठंडी बेंच पर रिया बैठी रही, भूखी, थकी, पर किसी अनजान के लिए चौकन्नी। थोड़ी देर बाद वार्ड बॉय ने आवाज दी, रिलेटिव? रिया ठिठकी, फिर बोली, जानने वाली हूँ। सुबह की हल्की रोशनी वार्ड की खिड़की से अंदर आई। आरव की पलकें फड़फड़ाईं। उसने मुश्किल से पूछा, आप कौन? रिया ने सिर झुका दिया, बस एक राहगीर। आपकी चीख सुनी तो रुकना नहीं आया। आरव की आंखों में हैरानी तैर गई। किसी ने उसे उठाया, दौड़ाया, खून सहेजा, अपनी आखिरी रकम दवाइयों पर खर्च कर दी और बदले में कुछ नहीं मांगा। नर्स ने कहा, अब हॉस्पिटल गाउन बदलना होगा। रिया घबरा गई। अगर आप कहें तो बाहर से कपड़े ले आऊं? उसने पास के बाजार से एक सादा कुर्ता पजामा खरीद लाया, अपने बचे हुए पैसों से। पर्दा खींचा गया। रिया नजरें झुकाकर किनारे खड़ी रही, जितनी इज्जत और मर्यादा हो सकती थी उतनी संभाल कर। कपड़े बदलने के बाद पहली बार आरव ने उसे ध्यान से देखा। वह कोई नायिका नहीं थी, साधारण, भीगी, थकी, लेकिन अजीब सी मजबूती से भरी। उसने फुसफुसाकर कहा, धन्यवाद, अगर आप नहीं होती तो। रिया ने बात काट दी, इंसानियत का काम है, धन्यवाद नहीं चाहिए, बस आप ठीक हो जाइए। कुछ पल खामोशी रही। फिर आरव ने धीमे से कहा, एक विनती है, क्या आप आज रात तक यहीं रह सकती हैं? यहाँ मेरा कोई नहीं है। रिया ने खिड़की के बाहर देखा। बारिश फिर शुरू हो चुकी थी। उसने हौले से सिर हिलाया, जब तक जरूरत होगी मैं यहीं हूँ। यहीं से एक रिश्ता शुरू हुआ, खून का नहीं, पर दिल से जुड़ा। अगले 3 दिन में रिया का चेहरा अस्पताल के हर कोने में पहचाना जाने लगा। कभी वह दवा लेने दौड़ती, कभी रिपोर्ट लाने, कभी नर्स को बुलाने, मानो अपनी तकलीफ भूलकर किसी और की जिम्मेदारी उठा ली हो। आरव कभी उसे चुपके से देख लेता, सोचता, कौन है ये और क्यों कर रही है ये सब, जब मुझसे इसका कोई रिश्ता भी नहीं। लेकिन पूछ नहीं पाता। रिया भी सिर्फ जरूरत की बातें करती। बाकी समय खिड़की के पास वाली कुर्सी पर बैठकर उसकी नब्ज और चेहरे के हाव भाव पर नजर रखती। चौथे दिन सुबह डॉक्टर ने कहा,
मरीज अब डिस्चार्ज हो सकता है। घर पर देखभाल जरूरी है। रिया ने कागजात पूरे किए, दवाइयों का स्टॉक लिया और व्हील चेयर पर धीरे धीरे आरव को बाहर लाने लगी। घर चलें, मिस्टर आरव। पहली बार उसने सिर्फ सिर हिलाया। आंखों में एक नमी थी जो बारिश से नहीं आई थी। अस्पताल के गेट से बाहर आते ही हवा में हल्की ठंडक थी। ऑटो में बैठते हुए रिया ने सावधानी से उसका प्लास्टर किया हुआ पैर ऊपर रखा ताकि कोई झटका न लगे। रास्ते भर दोनों चुप थे, लेकिन उनके बीच एक खामोश भरोसा फैल चुका था। ऑटो एक ऊंची क्रीम रंग की इमारत के सामने रुका। यही है मेरा घर, आरव ने धीरे से कहा। 5वीं मंजिल का फ्लैट। अंदर जाते ही रिया ठिठक गई। 4 कमरों वाला विशाल घर, चमचमाता फर्नीचर, दीवारों पर खूबसूरत पेंटिंग्स, लेकिन एक अजीब सी सुनसान खामोशी, जैसे यहाँ कोई रहता ही ना हो। इतना बड़ा घर और इतने अकेले? आरव मुस्कुराकर बोला। बीवी यूरोप में है, कहती है बिजनेस संभालना है। महीनों हो गए मिले नहीं। रिया ने धीरे से उसे बेड पर लेटाया, चादर ओढ़ाई, एक तकिया सिर के नीचे लगाया। तभी फोन की घंटी बजी। आरव ने कांपते हाथों से उठाया। हेलो? दूसरी तरफ से महिला की आवाज। आरव, मैं प्रिया। सुना तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, तुम ठीक हो? आरव की आंखें भीग गईं। हाँ, किसी ने जान बचाई। अगर वह लड़की नहीं होती तो मैं। प्रिया ने बात काट दी। मैं आ रही हूँ, 2 दिन में पहुंचूंगी। फोन कटते ही कमरे में फिर वही सन्नाटा लौट आया। रिया ने धीरे से पूछा, कोई अपने आ रहे हैं? तो अब मेरी जरूरत नहीं होगी शायद। आरव ने उसकी तरफ देखा। रिया, क्या तुम 2 दिन और रह सकती हो? यह सवाल सीधा दिल में लगा। रिया ने गहरी सांस ली। जब तक आपके अपने नहीं आते, मैं यहीं रहूंगी, क्योंकि अब पीछे हटना मेरे जमीर के खिलाफ होगा। अगले 2 दिन रिया ने उस सुनसान घर को एक जिंदा जगह में बदल दिया। सुबह चाय बनाना, दवाइयाँ देना, बाथरूम तक ले जाना, बाल संवारना, हर काम वह ऐसे करती जैसे बचपन से यही जिम्मेदारी उसकी हो। आरव को कभी खिड़की से देखते हुए सोच पड़ता, यह लड़की अजनबी है, फिर भी इतना अपनापन क्यों महसूस हो रहा है। दूसरी तरफ रिया भी बदल रही थी। उसने अपनी जिंदगी में कभी इतना सन्नाटा नहीं देखा था और कभी इतनी तेजी से किसी के लिए खुद को समर्पित भी नहीं किया था। 2 दिन बाद डोरबेल बजी। रिया ने दरवाज़ा खोला। सामने सूट बूट में एक लंबी चौड़ी औरत, हाथ में ट्रॉली बैग, चेहरे पर थकान और आवाज़ में बनावटी चिंता। मैं प्रिया, आरव की पत्नी। दरवाज़ा खुलते ही रिया ने उस औरत को ऊपर से नीचे तक देखा। सलीके से सजी, हाथ में महंगा बैग, आंखों में चिंता का नाटक और होठों पर नकली मुस्कान। आरव कहाँ है? प्रिया ने सीधे सवाल किया। अंदर बेडरूम में आराम कर रहे हैं, रिया ने शांत लहजे में कहा और रास्ता छोड़ दिया। प्रिया कमरे में दाखिल हुई। जैसे ही आरव ने उसे देखा, उसकी आंखों में नमी आ गई। तुम आ गई। प्रिया ने उसके माथे पर हल्का हाथ रखा। तुम्हें अंदाजा भी है मैं कितनी घबरा गई थी। रिया दरवाजे के पास खड़ी चुपचाप देख रही थी। वो देख रही थी कि इस मुलाकात में प्यार से ज्यादा औपचारिकता थी और चिंता से ज्यादा प्रदर्शन। आरव ने टूटी फूटी आवाज में कहा, अगर यह लड़की ना होती तो। प्रिया ने बीच में ही उसे रोक दिया। हाँ हाँ, मुझे बताया गया। थैंक यू ओ रिया। रिया ने बस हल्का सा सिर हिलाया। जरूरत थी इसीलिए किया। धन्यवाद की कोई बात नहीं। उस रात डाइनिंग टेबल पर तीनों बैठे। माहौल में एक अजीब खामोशी थी। प्रिया बार बार मोबाइल देख रही थी। बीच बीच में यूरोप के किसी बिजनेस कॉल पर चली जाती। रिया सिर्फ आरव को उसकी दवा और खाना समय पर दे रही थी। आरव रिया की तरफ देखता, फिर अपनी पत्नी की तरफ। दोनों के बीच का फर्क साफ दिख रहा था। रात करीब 12 बजे रिया बालकनी में खड़ी थी। बाहर शहर की पीली लाइटें और दूर दूर तक फैली नमी की गंध। तभी पीछे से धीमी आवाज आई, रिया, क्या तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? आरव था। उसने व्हील चेयर को थोड़ा घुमाया और पास लाकर रोक दिया। उस दिन जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, क्या तुमने किसी और को भी देखा था वहां? रिया ने उसकी आंखों में देखा, गंभीर पर डर से भरी। हाँ, भीड़ में एक चेहरा मुझे साफ दिखा था, वही चेहरा जो आज तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा था। आरव का दिल जैसे थम गया। तुम कह रही हो प्रिया वहां थी? रिया ने सिर हिलाया। हाँ, और वह बस खड़ी थी, फोन पर बात कर रही थी, तुम्हारे पास आने की कोशिश तक नहीं की। आरव की सांसें भारी हो गईं। क्या तुम पक्की हो? मैं क्यों झूठ बोलूंगी?
रिया की आवाज़ ठंडी थी। मैं तुम्हें तब जानती भी नहीं थी। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर आरव ने हौले से कहा, अगर यह सच है तो इसका मतलब। रिया ने उसकी बात पूरी कर दी कि सबसे अपना कहलाने वाला सबसे दूर खड़ा था जब तुम्हारी जान जा सकती थी। आरव ने चेहरा मोड़ लिया। अंदर कहीं तूफान था, लेकिन वह बाहर नहीं आने दे रहा था। रिया, मुझे सोचने का वक्त चाहिए, उसने धीमे से कहा। रिया ने बस इतना कहा, ठीक है, पर याद रखना, सच को छुपाया नहीं जा सकता, चाहे वह कितना भी तकलीफ दे। उस रात आरव ने नींद की गोलियां भी नहीं लीं। बिस्तर पर लेटे उसे बार बार वही पल याद आ रहा था। सड़क पर गिरना, आंखों के सामने धुंधलापन और भीड़ में खड़ा एक जाना पहचाना चेहरा जो बस देख रहा था। सुबह की धूप पर्दे के पीछे से छनकर अंदर आ रही थी, लेकिन आरव की आंखों में नींद का नाम नहीं था। रात भर करवटें बदलते हुए उसने एक ही फैसला लिया, अगर यह सच है तो मुझे खुद जानना होगा। नाश्ते की मेज पर माहौल सामान्य दिखाने की कोशिश हो रही थी। प्रिया बिजनेस कॉल्स में व्यस्त, रिया चुपचाप टोस्ट और जूस रख रही थी। प्रिया, आज मुझे डॉक्टर के पास जाना है, आरव ने अचानक कहा। मैं ले चलती हूँ, प्रिया ने तुरंत कहा। नहीं, रिया साथ जाएगी। आरव का जवाब ठंडा लेकिन साफ था। प्रिया के चेहरे पर एक क्षणिक खिंचाव आया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अस्पताल पहुंचने के बाद आरव ने सीधे इमरजेंसी डिपार्टमेंट में उस डॉक्टर को ढूंढा जिसने उसका इलाज किया था। डॉक्टर साहब, जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ था मुझे कौन लेकर आया था? डॉक्टर ने बिना सोचे कहा। एक लड़की थी, रिया। अकेली थी, खून से सनी हुई, घबराई लेकिन बहुत हिम्मती। उसने दवाओं के पैसे दिए, सारा केस खुद संभाला, कोई और साथ नहीं था। आरव ने डॉक्टर का धन्यवाद किया। बाहर निकलते ही उसने रिया की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक हल्की सी सच्चाई की मुस्कान थी, जैसे कह रही हो, मैंने झूठ नहीं बोला। अब अगला कदम था पुलिस। उसी दिन वे दोनों द्वारका सेक्टर 23 थाने गए। आरव ने वहां की ड्यूटी ऑफिसर से कहा, मुझे अपने एक्सीडेंट वाले दिन का सीसीटीवी फुटेज चाहिए, उस गली का जहां हादसा हुआ था। काफ़ी कागजी कार्रवाई के बाद 2 वीडियो सामने आए। पहले वीडियो में एक कार तेज़ी से आती है और फुटपाथ पर चलते आरव को टक्कर मार देती है। वह ज़मीन पर गिरता है, भीड़ जुटती है। दूसरे वीडियो में भीड़ से कुछ दूरी पर एक महिला महंगे कपड़ों में, फ़ोन कान से लगाए, धीरे धीरे पीछे हटती हुई दिखती है। आरव के हाथ कांपने लगे। उसने वीडियो झूम किया। चेहरा साफ था। प्रिया। उसकी सांस रुक सी गई। तो यह सच है, उस वक्त वह वहां थी और कुछ नहीं किया? रिया ने धीरे से कहा। अब भी शक है? आरव ने आंखें बंद कर लीं। नहीं, अब यह शक नहीं, सच है। शाम को घर लौटकर उसने प्रिया का सामना करने का मन बनाया, लेकिन खुद को रोका। बिना पूरी कहानी जाने सिर्फ वीडियो पर सब खत्म करना सही नहीं होगा। उसने सोचा, पहले प्रिया के कॉल डिटेल्स और लोकेशन रिकॉर्ड निकलवाए जाएंगे। अगले 2 दिन में रिया की मदद से आरव ने एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर से संपर्क किया। कॉल लॉग्स, लोकेशन डाटा और बैंक ट्रांजैक्शन निकलवाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। रिपोर्ट हाथ में थी और हर पन्ना आग की तरह जल रहा था। हादसे के समय प्रिया वहीं थी, ड्राइवर रंजन के साथ कॉल पर, और कुछ घंटों पहले उसके बैंक खाते में बड़ी रकम ट्रांसफ़र की गई थी, रंजन के नाम। आरव का दिमाग सुन्न पड़ गया। अब कोई बचाव की गुंजाइश नहीं थी। वो मेरी मौत चाहती थी, उसने बमुश्किल कहा। रिया चुपचाप उसके पास बैठ गई। कुछ नहीं कहा, बस उसका हाथ पकड़ लिया। आरव ने गहरी सांस ली। अब वक्त है कि सच सामने आए, चाहे इसकी कीमत कुछ भी हो। शाम का वक्त था। खिड़कियों से आती सुनहरी रोशनी फ्लैट के भीतर फैल रही थी, लेकिन आरव के मन में सिर्फ अंधेरा था। रिया किचन में चाय बना रही थी और प्रिया लिविंग रूम में लैपटॉप पर बिजनेस प्रेजेंटेशन देख रही थी। आरव ने व्हीलचेयर घुमाकर खुद को लिविंग रूम में पहुंचाया। उसकी आंखों में दृढ़ता थी। प्रिया, हमें बात करनी है। उसकी आवाज़ धीमी लेकिन सख्त थी। प्रिया ने आंखें हटाए बिना कहा, किस बारे में? मेरे एक्सीडेंट के बारे में। प्रिया का हाथ एक पल को रुक गया, लेकिन उसने सामान्य दिखाने की कोशिश की। हाँ, बहुत बुरा हुआ। मैं तो यूरोप में थी। आरव ने मेज़ पर एक फाइल रखी। उसके अंदर सीसीटीवी फुटेज की प्रिंट और कॉल डिटेल्स थीं। ये यूरोप की लोकेशन नहीं है प्रिया, ये दिल्ली की है। हादसे के वक्त तुम वहाँ थीं और भीड़ में खड़ी देख रही थीं, कुछ करने के बजाय फ़ोन पर बात कर रही थीं। और यह देखो,
ड्राइवर रंजन को तुम्हारे अकाउंट से ट्रांसफ़र की गई रकम। प्रिया का चेहरा पीला पड़ गया। यह ये सब झूठ है। तुम और यह लड़की मिलकर। बस, आरव की आवाज़ गूंज गई। तुम्हारे झूठ अब नहीं चलेंगे। मैंने तुम्हें घर और दिल दोनों में जगह दी, और तुमने बदले में मेरी जान लेने की साजिश की। क्यों? प्रिया ने नज़रें फेर लीं। तुम बदल गए थे आरव। तुम यहाँ के इस फ्लैट, इन यादों से चिपके हुए थे। मैं चाहती थी कि हम सब बेचकर यूरोप जाएं, नई जिंदगी शुरू करें, लेकिन तुमने मना कर दिया और मैं थक गई थी। आरव की आंखों में नफरत और दर्द एक साथ भर आया। इसीलिए तुमने सोचा कि मुझे ख़त्म कर दो, ताकि सब कुछ आसानी से तुम्हारे नाम हो जाए। प्रिया ने कुछ कहना चाहा, लेकिन आवाज़ नहीं निकल रही थी। रिया पास आकर खड़ी हो गई। उसकी निगाहें प्रिया पर टिकी थीं। आपके पास अब सिर्फ दो रास्ते हैं। या तो आप पुलिस के पास खुद जाएं और कबूल करें, या हम जाकर रिपोर्ट दर्ज कराएं। प्रिया के हाथ कांप रहे थे। तुम ये करोगी मेरे साथ? आरव ने ठंडे लहजे में कहा। नहीं, मैं नहीं कर रहा। तुमने खुद अपने साथ ये किया है। वह धीरे धीरे अपने कमरे में गया और फ़ोन उठाकर पुलिस को कॉल किया। मैं आरव शर्मा, एक मर्डर अटेम्प्ट केस दर्ज कराना चाहता हूँ। आरोपी प्रिया शर्मा और उसका ड्राइवर रंजन। 20 मिनट बाद पुलिस फ्लैट में थी। प्रिया के चेहरे से सारा बनावटीपन उतर चुका था। वह चुपचाप हथकड़ी पहनाई जाने दे रही थी। जाते जाते उसने एक बार आरव की तरफ देखा। शायद माफ़ी मांगना चाहती थी, लेकिन शब्द अब कोई मायने नहीं रखते थे। दरवाज़ा बंद होते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। आरव ने रिया की ओर देखा। अगर तुम उस दिन नहीं होती तो शायद आज मैं जिंदा नहीं होता। रिया ने हल्की मुस्कान दी। मैंने वही किया जो किसी इंसान को करना चाहिए। लेकिन दोनों जानते थे, यह रिश्ता अब सिर्फ कृतज्ञता का नहीं रहा था। इसमें कुछ गहरा और अनकहा जुड़ चुका था। प्यार की शुरुआत। अगले कुछ हफ्ते आरव की जिंदगी जैसे पुलिस स्टेशन और वकील के दफ्तर के बीच बट गई। रिया हर सुनवाई, हर मीटिंग में उसके साथ रहती। कभी कभी आरव सोचता, यह लड़की आखिर क्यों मेरे लिए इतना कर रही है? लेकिन फिर जवाब अपने आप मिल जाता, क्योंकि वह दिल से सच्ची है, और शायद उसका दिल भी अब आरव से जुड़ चुका था। प्रिया और रंजन दोनों पुलिस हिरासत में थे। उनके खिलाफ चार्जशीट तैयार हो चुकी थी। अपराध की योजना बनाना, हत्या का प्रयास, आर्थिक लाभ के लिए षड्यंत्र, सब कुछ कागज पर साफ साफ लिखा था। कोर्ट के पहले दिन आरव व्हील चेयर पर सूट पहने हॉल में दाखिल हुआ। रिया उसके पीछे थी, हाथ में सारे डॉक्यूमेंट्स। प्रिया को जब पेश किया गया, उसने एक पल को आरव की तरफ देखा, लेकिन आरव की निगाहें बिल्कुल ठंडी थीं, जैसे वह उसे पहचानता ही न हो। जज के सामने सबूत पेश हुए। सीसीटीवी फुटेज, बैंक ट्रांजैक्शन, कॉल डिटेल्स और डॉक्टर का बयान। हर गवाही में एक ही बात साबित हो रही थी, हादसा नहीं, साजिश थी। प्रिया के वकील ने कोशिश की। माय लॉर्ड, ये सब मनगढ़ंत है। मेरी मुवक्किल तो विदेश में थी। हादसे की जानकारी मिलते ही आई। लेकिन प्रोसिक्यूटर ने सबूतों के साथ साफ कर दिया कि हादसे के वक्त प्रिया दिल्ली में थी और घटनास्थल पर मौजूद भी। आरव ने गवाही के दौरान कहा, मुझे समझ नहीं आता, एक इंसान जिससे मैंने अपना सब कुछ साझा किया, वह मेरी जान लेने की कोशिश कैसे कर सकता है? अगर रिया उस दिन वहाँ ना होती तो मैं शायद जिंदा ना होता। मैं आज यहाँ सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से हूँ। रिया की आंखें भर आईं, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। वह जानती थी, यह सिर्फ आरव की लड़ाई नहीं थी, यह हर उस शख्स की लड़ाई थी जिसे अपने ही धोखा देते हैं। तीसरी सुनवाई में जज ने फैसला सुनाया। प्रिया और रंजन को हत्या के प्रयास के जुर्म में सजाए कैद। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। प्रिया ने झुककर चेहरा ढक लिया, लेकिन आरव के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, ना खुशी, ना बदला, बस एक लंबी थकी हुई सांस। कोर्ट के बाहर मीडिया खड़ी थी। माइक और कैमरे उसकी ओर बढ़े। मिस्टर आरव, अब आप क्या महसूस कर रहे हैं? आरव ने बस इतना कहा, सच की जीत हुई है, और अगर इस शहर में रिया जैसी इंसानियत बची है तो उम्मीद भी बची है। रिया ने उसका हाथ थामा, हल्का लेकिन मजबूत। दोनों बिना कुछ कहे गाड़ी की ओर बढ़े। रास्ते भर खामोशी थी, पर वह खामोशी अब बोझ नहीं थी, वह भरोसे की थी। उस रात आरव बालकनी में बैठा था। दूर आसमान में हल्की बूंदाबंदी हो रही थी। रिया उसके पास आकर बोली, अब सब खत्म हो गया। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं रिया, अब असली शुरुआत है, और मैं चाहता हूं कि तुम मेरी इस नई शुरुआत का हिस्सा बनो। रिया चौंकी। मतलब?
आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मतलब मैं तुम्हारे बिना अब खुद को अधूरा महसूस करता हूँ। बालकनी में हल्की सी ठंडक थी और आसमान से बूंदें अब भी टपक रही थीं। नीचे शहर की लाइटें जैसे किसी पुरानी गीत की धुन पर टिमटिमा रही थीं। रिया ने धीरे से पूछा, तुम यह सब क्यों कह रहे हो? आरव ने कुछ पल चुप रहकर कहा, क्योंकि उस दिन जब मैं सड़क पर पड़ा था, मुझे सिर्फ एक हाथ उठा रहा था और वह तुम्हारा था। तुमने मेरे लिए वह किया जो मेरा अपना कभी नहीं करता। तुम्हारी मौजूदगी ने मुझे जीने की वजह दी। रिया ने हंसने की कोशिश की। मैंने तो बस इंसानियत निभाई थी। रिया, आरव की आवाज़ में गहराई थी। तुमने सिर्फ जान नहीं बचाई, मेरे अंदर का टूटा हुआ इंसान भी ठीक कर दिया। मैं अब अकेले नहीं चलना चाहता। मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ रहो, हमेशा के लिए। रिया के होंठ थरथराए। आरव, मैं कोई अमीर नहीं हूँ। मेरे पास नाम नहीं, दौलत नहीं, और तुम्हारे जैसे बड़े घर में फिट भी नहीं हो पाऊंगी। आरव मुस्कुराया। मैंने दौलत में धोखा देखा है और गरीबी में सच्चाई। तुम्हारे पास वह चीज़ है जो इस दुनिया में सबसे कीमती है, भरोसा और दिल। रिया की आंखें भीग गईं। वो मुड़कर बालकनी की रेलिंग पर हाथ रखकर आसमान देखने लगी। क्या वह सच में यह सुन रही थी? उसके दिल में कई सवाल थे। क्या यह सही है? क्या यह सिर्फ कृतज्ञता है या सच में प्यार? आरव ने धीरे से कहा, मुझे पता है तुम्हें जवाब देने में वक्त लगेगा, लेकिन मैं इंतज़ार करूँगा। रिया ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई जल्दबाजी नहीं थी, बस गहराई और सच्चाई थी। कुछ देर बाद रिया ने धीमे स्वर में कहा, अगर मैं तुम्हारे साथ रहूंगी तो सिर्फ इसलिए कि मैं भी अब अकेली नहीं रहना चाहती। लेकिन यह रिश्ता सिर्फ तुम्हारा नहीं होगा, हमारा होगा, बराबरी का, सम्मान का, और बिना किसी लालच के। आरव ने हल्के से मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाया। तो क्या यह है? रिया ने एक पल को आसमान की तरफ देखा, फिर उसका हाथ थाम लिया। हाँ, उस पल में कोई फिल्मी शोर शराबा नहीं था, लेकिन एक अटूट वादा था। अब चाहे जो हो जाए, हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। अगले दिन उन्होंने कोर्ट में जाकर शादी का रजिस्ट्रेशन करा लिया। गवाह बस दो थे, रिया का पुराना हॉस्टल वाला दोस्त और आरव का वकील। कोई बैंड बाजा, कोई लंबा लहंगा, कोई महंगा सूट नहीं, सिर्फ दो हस्ताक्षर और एक हल्की सी मुस्कान। उस शाम उसी फ्लैट में रिया ने पहली बार महसूस किया कि अब यह घर सिर्फ आरव का नहीं, उनका है। और आरव ने जाना, अब उसे अपनी नई जिंदगी में किसी और की ज़रूरत नहीं। शादी को 2 महीने बीत चुके थे। फ्लैट का सन्नाटा अब हंसी और चाय की खुशबू से भर गया था। पहले जहाँ ड्राइंग रूम में सिर्फ महंगे फर्नीचर थे, अब वहाँ गमले, किताबें और रिया के बनाए छोटे छोटे सजावटी सामान रखे थे। आरव का प्लास्टर उतर चुका था, लेकिन रिया अब भी उसे ज्यादा काम करने नहीं देती थी। इतना भारी डिब्बा मत उठाओ आरव, वो आवाज लगाती। आरव मुस्कुराकर कहता, तुम्हारी आदतें अब मुझे बिगाड़ देंगी, जी भी। शादी के बाद आरव ने अपने बिजनेस का एक हिस्सा बेचकर एक एनजीओ रजिस्टर कराया, नई उम्मीद। यह एनजीओ उन लोगों के लिए था जो घरेलू हिंसा, धोखा या किसी भी तरह के मानसिक और शारीरिक शोषण से गुजर चुके थे। रिया इसका संचालन करती और आरव फंडिंग और लीगल सपोर्ट संभालता। हर हफ्ते वहां नई कहानियां आती, टूटी हुई आंखें, घबराए हुए चेहरे, और रिया हर बार उन्हें उसी मजबूती से कहती, मैं भी वहां थी जहां तुम हो, लेकिन जिंदगी खत्म नहीं होती, बस नए सिरे से शुरू करनी होती है। एक दिन एक बुजुर्ग महिला वहां आई, चेहरे पर पुराने जख्म के निशान, हाथ में पुरानी थैली। उन्होंने रिया का हाथ पकड़कर कहा, बेटी, तुमने मेरे बेटे जैसी मदद की, अब मैं भी यहाँ आकर दूसरों का हाथ थामना चाहती हूँ। रिया की आंखें भर आईं। उसने महसूस किया, इंसानियत एक चक्र है जो किसी एक की हिम्मत से सैकड़ों लोगों तक फैल सकती है। घर में उनकी जिंदगी साधारण थी, सुबह चाय, दोपहर का काम, शाम को बालकनी में बैठकर बातें। लेकिन उस साधारण में भी एक गहरी शांति थी। कभी कभी आरव कहता, अगर उस दिन तुम वहां ना होती तो। रिया उसे रोक देती, अगर मगर छोड़ो, सोचो हम आज यहाँ हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।